प्रशिक्षण योजना पूरी करने के बाद जगत मेहरा को लगा कि समय थोड़ा कम है। हालांकि खून न पीने पर उसे सोने की जरूरत नहीं थी, यानी उसके पास दिन में 24 घंटे थे। लेकिन 2 बार खून पीने के बीच असल में उसके पास केवल 5 दिन ही बचे थे। समय की गणना के अनुसार अगली बार जब उसे भूख लगनी चाहिए थी वो 2 दिन बाद यानी 5 अगस्त को थी। 4 अगस्त को उनका रश्मि सिंह और अन्य लोगों के साथ मिलकर हाइकिंग पर जाने का भी कार्यक्रम था। रश्मि सिंह ने पहले जो कहा था उसके अनुसार इसमें कम से कम पूरा 1 दिन लगेगा। दूसरे शब्दों में, रक्तपान के इस अंतराल के दौरान उसके पास लक्षित प्रशिक्षण के माध्यम से उत्परिवर्तन को मार्गदर्शन देने के लिए बहुत कम समय था। 4 अगस्त रविवार सुबह 6:30 बजे यांग जेनर अपनी मिनी कार चलाकर रश्मि सिंह को जगत मेहरा को लेने के लिए ले गई। परसों सड़क पर हुई गलतफहमी के कारण कविता बंसल का जगत मेहरा के प्रति रवैया काफी बदल गया। जब उसने अपनी आंखों से देखा कि जगत मेहरा ने चाकू लहराते हुए वांछित अपराधी को अपने नंगे हाथों से मार डाला और उसे पता चला कि वो पिछले वीडियो में गंजा मास्टर था, इस अधेड़ उम्र के बेरोजगार प्रोग्रामर की पहचान अचानक रहस्य की एक परत से ढक गई। हालांकि जगत मेहरा को स्पोर्ट्स शॉर्ट्स, सफेद स्नीकर्स पहने और एक बहुउद्देशीय कंप्यूटर बैग लिए हुए नीचे आते देख कविता बंसल अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाई। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? यांग जेनर ने कार में बैठने और एक दूसरे को नमस्कार करने के बाद पूछा। जगत मेहरा हैरान रह गया। क्या आपने नहीं कहा था कि हम पहाड़ पर चढ़ने वाले हैं, इसलिए मुझे कुछ ढीले कपड़े पहनने चाहिए? रश्मि सिंह ने कहा। छोड़ो भी, वैसे भी इस बार हमारा पहाड़ पर रात बिताने का कोई इरादा नहीं है और रास्ता भी चलने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। कविता बंसल ने जगत मेहरा के कपड़ों के बारे में और कुछ नहीं कहा। वो मुड़ी और बोली, श्री शियांग, क्या आपने घर नहीं खरीदा था? आप यहां क्यों रह रहे हैं? जिस इमारत से जगत मेहरा बाहर आया वो स्पष्ट रूप से स्वयं निर्मित इमारत थी। ये स्पष्ट था कि वो उसे किराए पर ले रहा था। मैंने जो घर खरीदा है वो यहां नहीं है, वो बाहरी इलाके में है। मैंने जो किराए का मकान लिया है वो उस कंपनी के ज्यादा करीब है जहां मैं पहले काम करता था। जगत मेहरा ने सहजता से जवाब दिया। उसे इस बात पर हैरानी नहीं हुई कि उसे पता था कि उसने घर खरीदा है। पिछली रात रश्मि सिंह से बातचीत के दौरान उसे पहले ही पता चल गया था कि कविता बंसल उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और अब वे साथ रह रही थी। कीर्तिका देसाई द्वारा बताई गई ब्लाइंड डेट की शर्तों के बारे में उसे पता होना स्वाभाविक था। क्या आपके घर का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है? इसे किराए पर दिए हुए काफी समय हो गया है। आपने जो घर खरीदा है उसे आप किराए पर क्यों नहीं देते? आप उसे किराए पर क्यों ले रहे हैं? मुझे लगता है कि यहाँ का वातावरण बहुत ही साधारण है ना? यांग जेनर को समझ नहीं आया। उसने वहां रहने के बजाय किराए पर रहना क्यों चुना? जगत मेहरा को लगा कि उसने उसके सवाल का जवाब दे दिया है, लेकिन चूंकि कविता बंसल ने दोबारा पूछा तो उसने समझाया, अगर मैं वहां रहता हूं तो मुझे काम पर जाने के लिए सड़क पर 2 गुना समय बिताना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि मुझे हर दिन कम से कम आधा घंटा कम सोना पड़ेगा। तो फिर आपने बाहरी रिंग में घर क्यों खरीदा? यांग जेनर ने दोबारा पूछा। क्योंकि मैं सिर्फ बाहरी रिंग ही खरीद सकता हूं। जगत मेहरा ने सच कहा। आप बाहरी इलाके में रह सकते हैं और हर दिन काम पर गाड़ी चलाकर जा सकते हैं। आपने पहले ही घर और कार खरीद ली है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? गाड़ी चलाने में लगने वाला समय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने से कम नहीं होता और गाड़ी के रखरखाव का खर्च बहुत अधिक होता है। ये बिल्कुल अनावश्यक है। तो फिर आपके लिए घर खरीदना व्यर्थ नहीं होगा? हाँ, जब मैंने इसे खरीदा था तब की तुलना में प्रति वर्ग मीटर की कीमत में कम से कम 8,000 युआन की वृद्धि हुई है। किराया भी मेरे वर्तमान किराए से अधिक है। इससे मुझे गृह ऋण चुकाने में मदद मिलेगी। क्या आपको नई नौकरी मिल गई है? अभी तक नहीं।
क्या आप चाहते हैं कि मैं और नानी आपको किसी एक से मिलवाएं? धन्यवाद, लेकिन कोई बात नहीं। फिलहाल मेरा नौकरी ढूंढने का कोई इरादा नहीं है। मैं कुछ समय आराम करना चाहता हूं। क्या आपने पहले कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है? आप मार्शल मॉन्क तो नहीं बन सकते, है ना? नहीं, मैंने अपने बाल इसलिए मुंडवाए हैं क्योंकि मेरे बाल झड़ रहे हैं, इसलिए नहीं कि मैं साधु बनना चाहता हूं। क्या आपने अतीत में बहुत लड़ाई झगड़े किए हैं? मैंने तुम्हें परसों उस वांछित अपराधी से लड़ते देखा। उसके हाथ में चाकू था और वीडियो में तुमने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। रश्मि सिंह ने बीच में टोकते हुए कहा, ठीक है, बातें करना बंद करो और गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। तुम लगभग लाल बत्ती पार कर ही गए थे। कार में बैठने के बाद जगत मेहरा ने कविता बंसल के सवालों की बौछार का सच सच जवाब दिया, बशर्ते कि वे उसके शरीर में हुए परिवर्तन के रहस्य से संबंधित न हों। चाहे उनकी बेरोजगारी की स्थिति हो, घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे न होने की मजबूरी हो, या उनके सिर के बाल झड़ने की समस्या हो, उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया या बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया। उन्होंने सभी सवालों के सीधे सीधे जवाब दिए। पहले, अगर वह किसी इच्छुक अजनबी के सामने होता, तो इन सवालों का जवाब देने से पहले वो जरूर 2 बार सोचता। वह इतनी आसानी से जवाब नहीं देता क्योंकि वह सामने वाले पर अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि सामने वाले को उसकी दयनीय स्थिति का पता चले। लेकिन फिलहाल उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि रश्मि सिंह या यांग जेनर उससे संतुष्ट हैं या नहीं। वास्तव में, अगर वे उससे संतुष्ट न हों तो बेहतर होगा। उनका ध्यान न तो वास्तव में कार पर था, न ही इस यात्रा पर, और न ही रश्मि सिंह पर। वो पिछली रात किए गए आत्महानि प्रशिक्षण के बारे में सोचता रहा। कल रात उसने घाव को काटने के लिए सिर्फ चाकू का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने आग का इस्तेमाल किया। उन्होंने पाया कि जलने से हुए घावों के ठीक होने की गति चाकू के घावों से हुए घावों की तुलना में बहुत धीमी होती है। इसमें 15 मिनट और 40 सेकंड का समय लगता है। हालांकि अगर यह पूरी तरह से जलकर काला और कार्बनयुक्त भी हो जाए, तब भी यह 15 मिनट और 40 सेकंड में अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगा। जगत मेहरा ने दांत पीसते हुए अपनी एक छोटी उंगली तोड़ ली। उसे ठीक होने में 18 मिनट लगे ताकि वह बिना दर्द के आसानी से चल फिर सके। इसके अलावा उसे पूरा यकीन था कि उसकी हड्डियां आम लोगों की हड्डियों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। उसे ऐसा करने से पहले 2 बार तोड़ना पड़ा। हालांकि ये कल रात की उनकी सबसे बड़ी खोजें नहीं थीं। सबसे बड़ी खोज यह थी कि उसने अपनी छोटी उंगली से चावल के दाने के आकार का मांस का एक टुकड़ा काट लिया था। उनकी छोटी उंगली का घाव भी 13 मिनट बाद ठीक हो गया। कोई निशान नहीं बचा। जहां तक मांस के उस छोटे टुकड़े की बात है जो कट कर अलग हो गया था, वह ऑक्सीकृत होकर भूरे रंग के पाउडर में बदल गया। उसके खून की बात करें तो जमने के बाद वह भी हल्के भूरे रंग के पाउडर में बदल गया। चुटकी भर लेते ही वह बिखर जाता था। हालांकि उसे इसका पहले से ही अंदाजा था, लेकिन उस क्षण तक उसे पूरी तरह से यकीन नहीं था कि उसके शरीर की संरचना आम लोगों की तुलना में अधिकाधिक भिन्न होती जा रही है। वे 13 घंटे तक राजमार्ग पर गाड़ी चलाते रहे। राजमार्ग से उतरने के बाद वे लगभग 1 घंटे तक पैदल चले और अंत भ्रमण स्थल पर पहुंच गए। रश्मि सिंह और यांग जेनर का एक समूह था जो अक्सर साथ में हाइकिंग पर जाता था। इस बार उन तीनों के अलावा 10 से अधिक अन्य पुरुष और महिलाएं भी थीं। अंत में जब जगत मेहरा गाड़ी से उतरकर देखने लगा, तो उसे एहसास हुआ कि सबसे पहले पहुंचने वाले लगभग 10 लोगों में से 2 ऐसे थे जिन्हें वह वास्तव में जानता था। उनमें से एक उस जिम के कोच थे जहां जगत मेहरा हाल ही में जाने लगा था। ये कोच जतिन थे, जो जगत मेहरा के जिम पहुंचते ही उससे बात करने आए और फिर उन्होंने दोनों के बेंच प्रेस के नतीजों की तुलना की। दूसरा व्यक्ति भी एक कोच था। हालांकि वह जिम का कोच नहीं था, बल्कि जिम के नीचे स्थित एक मार्शल आर्ट स्कूल का कोच था। जगत मेहरा एक दिन पहले मार्शल आर्ट स्कूल गया था। वह थोड़े समय के लिए प्रशिक्षण हेतु एक क्लास में दाखिला लेना चाहता था
और सांडा या बॉक्सिंग जैसे कुछ युद्ध कौशल सीखना चाहता था। हालांकि मार्शल आर्ट स्कूल के लोगों से परिचय सुनने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह क्लास 2 महीने तक चलेगी। इसमें ज्यादातर समय शारीरिक क्षमता, ताकत और फिटनेस को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें असल में लड़ाई के कौशल का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन बहुत कम होगा। इसलिए जगत मेहरा ने प्रस्ताव रखा कि वह शारीरिक प्रशिक्षण में भाग नहीं लेना चाहता। वह केवल विशिष्ट युद्ध कौशल और तकनीकी चालें सीखना चाहता था। वह उन्नत स्तर की कक्षा में भाग लेना चाहता था। अंत में उसकी बातें किनारे खड़े एक कोच ने सुन ली। कोच ने पीछे मुड़कर उसे गौर से देखा। उसने तुरंत उपहास करते हुए कहा, क्या तुम अक्सर व्यायाम करते हो? तुम दुबले-पतले नहीं हो और तुम्हारी मांसपेशियां अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। अक्सर तुम्हारे जैसे लोगों को यह कहते सुनता हूं कि ताकत ही काफी है। हालांकि तुम्हारी मांसपेशियां सांडा जैसी नहीं है। आओ, आओ, आओ। मुझे एक मुक्का मारो। अपनी पूरी ताकत लगाओ और यहां मारो। अपनी पूरी ताकत लगाओ। कोच बोलते हुए जगत मेहरा के सामने आ गए। उन्होंने उसकी कमर और पेट पर थपथपाते हुए इशारा किया कि जगत मेहरा को कुछ करना चाहिए। दरअसल वह काफी देर से जगत मेहरा और मार्शल आर्ट स्कूल की रिसेप्शनिस्ट की बातचीत सुन रहा था। बातचीत के विषय से उसे यह अंदाजा हो गया था कि यह कोई नौसिखिया है जिसने पहले व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षण नहीं लिया है। इसलिए वह यहाँ मार्शल आर्ट स्कूल की ताकत का प्रदर्शन करने आया है। कोच अभी भी प्रतियोगिता और प्रशिक्षण के बीच में थे, इसलिए उनकी मार सहने की क्षमता एक आम इंसान से कहीं अधिक थी। इसके अलावा उन्होंने चालाकी से दूरी बनाकर जगत मेहरा के लिए जोरदार मुक्का मारना मुश्किल कर दिया था। बाद में जब जगत मेहरा मुक्का मारता तो वह सही कोण ढूंढकर उसे अपने पेट से टकराता। आमतौर पर जो लोग ताकत का इस्तेमाल करना नहीं जानते, उनके मुक्के वापस उछल जाते। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि उसकी मुलाकात जगत मेहरा से हुई थी। पिछले 2 हफ्तों में उसने जानबूझकर ताकत, सहनशक्ति और फुर्ती बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रशिक्षण किए थे। 3 बार खून पीने के बाद उसकी मांसपेशियों पर उसका नियंत्रण और भी मजबूत हो गया था। दूर से भी अगर उसे रोका जाता तो भी वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए अपने कूल्हों और कंधों को थोड़ा सा घुमा सकता था। इसलिए उस मामूली से लगने वाले मुक्के ने कोच को झींगा मछली की तरह जमीन पर गिरा दिया। वह काफी देर तक अवाक रहा। बेशक जगत मेहरा ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। दूसरों से 2 बार लड़ने के बाद वह अपनी ताकत के बारे में अच्छी तरह से जानता था। कोच को जमीन पर लेटे हुए देखकर मार्शल आर्ट स्कूल के अन्य कोचों और छात्रों का ध्यान तुरंत आकर्षित हो गया। वे सब शोर मचाते हुए उनके चारों ओर जमा हो गए। एक तरफ खड़ी रिसेप्शनिस्ट ने जल्दी से उन्हें स्थिति समझाई। कुछ देर बाद जमीन पर गिरा हुआ कोच उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा लाल था और माथे की नसें उभरी हुई थीं। वह जगत मेहरा को रिंग में खींचने ही वाला था। धत तेरी की! मैंने वास्तव में उसके बारे में गलत अनुमान लगाया था। सुअर होने का नाटक करके बाघ को खाना, ना। आप किस मार्शल आर्ट स्कूल से है? आओ, 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 रिंग में आओ और लड़ो। जगत मेहरा ने न तो बात टाली और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया। उसने कोच द्वारा फेंके गए मुक्केबाजी के दस्ताने ले लिए। उन्हें पहनने के बाद उसने अपने जूते और मोजे उतार दिए और रिंग में चला गया। कोच को स्पष्ट रूप से लगा कि जगत मेहरा जानबूझकर नौसिखिया होने का नाटक कर रहा है ताकि परेशानी खड़ी कर सके और स्कूल को चुनौती दे सके। इसलिए रिंग में उतरने के बाद उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने लगातार हमला किया, एक के बाद एक पंच और लेग टेक्निक का इस्तेमाल किया। जगत मेहरा ने कोई युद्ध प्रशिक्षण नहीं लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास पेशेवर फुटवर्क या ब्लॉकिंग कौशल नहीं थे। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया, ताकत और फुर्ती सभी उत्कृष्ट थीं। बाद की दोनों क्षमताएं ठीक थी क्योंकि वे एक सामान्य व्यक्ति की सीमाओं से बहुत अधिक नहीं थी। लेकिन उसकी इंद्रियों की अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण उसकी प्रतिक्रिया, ताकत और फुर्ती सामान्य लोगों से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। असल में कोच के हमला करते ही
जगत मेरा हमले की दिशा का अंदाजा लगाकर शांति से बच जाता था। उसके कदम और हरकतें सब कुछ सहज और स्वाभाविक रूप से होती थीं। हालांकि उनमें किसी लड़ाकू की तरफ फिसलने, कदम बढ़ाने या पीछे हटने के तरीके नहीं दिख रहे थे, फिर भी वे आसानी से हमले से बचने में सक्षम थे। हालांकि कुछ बार चकमा देने के बाद जगत मेरा अचानक स्थिर खड़ा हो गया। उसने अपनी दोनों भुजाओं से अपना सिर ढक लिया, अपनी दोनों कोहनियों को अपनी पसलियों पर कसकर पकड़ लिया, जिससे कोच के मुक्के उसके शरीर पर पड़ सके। न तो चकमा देते हुए और न ही पलटवार करते हुए जगत मेरा जानबूझकर प्रतिद्वंद्वी के मुक्कों और लातों को सहना चाहता था। टकराना, 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 पा। उसके दस्ताने पहने मुक्के जगत मेरा की बाहों और कमर पर पड़े और उसका पैर उसकी जांघ पर जोर से लगा, जिससे एक तेज आवाज हुई। वार बहुत जोरदार थे। लगातार कुछ चोटें लगने के बाद कोच एक पल के लिए रुक गया, मानो वह देखना चाहता हो कि जगत मेरा इसे सहन कर पाएगा या नहीं। आम लोगों की तो बात ही छोड़िए, उसके पूर्व एमएमए टीम के साथी भी इस तरह जांघों पर लात लगने के बाद इतना दर्द सहते कि उनके लिए खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता। इसके अलावा लगातार हमलों के बाद उसकी शारीरिक शक्ति लगभग जवाब दे चुकी थी। अंत में उसने देखा कि जगत मेरा ने उसकी कलाई पकड़ ली, जो उसे आगे बढ़ने का संकेत दे रही थी। कोच से कुछ और वार सहने के बाद जगत मेरा ने आखिरकार अपने हथियार डाल दिए। कमर और पेट पर कुछ घूंसे खाने के बाद उसने अपने चेहरे पर भी एक जोरदार मुक्का खाया। यह मुक्का लगने के बाद जगत मेरा 2 कदम पीछे हट गया और रस्सी के सहारे झुक गया। उसने अपना मुंह खोला और अपनी ठोड़ी और गर्दन को हिलाया। अगर वह खुद भी होता तो गाल पर मुक्का लगने के बाद भी उसे बहुत असहज महसूस होता। उसे महसूस हो रहा था कि उसके मुंह के अंदर से खून बह रहा है। अपने मुक्के पर ध्यान केंद्रित करने के बाद कोच भी रुक गया, क्योंकि उसे लगने की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा उसे अपने मुक्के की ताकत का पूरा अंदाजा था। जगत मेरा ने कोई सुरक्षात्मक उपकरण नहीं पहना था और उसे डर था कि कहीं वह उसे घायल न कर दे। एक अन्य वरिष्ठ कोच, जो रेफरी की भूमिका निभा रहे थे, आए और दोनों के बीच खड़े हो गए। उन्होंने हाथ हिलाकर मैच के समाप्त होने का संकेत दिया और फिर जगत मेरा का हालचाल जानने चले गए। बॉक्सिंग स्कूल के जो युवा छात्र किनारे खड़े होकर देख रहे थे, उन्होंने युवा कोच के लिए तालियां बजाईं। दरअसल उनकी नज़र में स्कूल को चुनौती देने आया यह नवागंतुक पूरे समय दबा हुआ था और उसे पलटवार करने का कोई मौका ही नहीं मिला था। वह बिल्कुल एक बड़े मूर्ख जैसा था। जगत मेरा ने वरिष्ठ प्रशिक्षक को हाथ हिलाकर संकेत दिया कि वह ठीक है। फिर वह बॉक्सिंग हॉल से चला गया। हालांकि इस कोच के साथ संक्षिप्त टकराव के दौरान उन्होंने एक भी मुक्का नहीं मारा या पलटवार नहीं किया और ऐसा लग रहा था कि उन्हें पूरे समय पीटा जा रहा था, लेकिन वास्तव में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने पहले ही यह निर्णय ले लिया था कि वे इस तरह के मार्शल आर्ट स्कूल में लड़ाई की तकनीक सीखने नहीं जाएंगे। इसका कारण यह था कि वह समझते थे कि चाहे मुक्केबाजी हो, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स हो, मुए थाई हो या अन्य युद्ध तकनीकें हो, इन सभी के विकास में वर्षों का समय लगा है और ये सब आम लोगों की शारीरिक क्षमता पर आधारित है। चाहे वह ताकत हो, फुर्ती हो, प्रतिक्रिया हो, शारीरिक कमजोरी हो या कुछ और, सब कुछ एक जैसा ही है। जगत मेरा का वर्तमान शरीर एक आम इंसान से बहुत अलग था। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि भविष्य में ये अंतर और भी बढ़ेंगे। आम लोगों के लिए उपयुक्त युद्ध तकनीकें शायद उसके लिए मूलभूत बातों की उपेक्षा करके तुच्छ चीजों के पीछे भागने का एक तरीका बन जाए। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि उसे लड़ाई की तकनीकों का अभ्यास करने की जरूरत नहीं थी। बात सिर्फ इतनी थी कि उसकी जरूरत की लड़ाई की तकनीकों को उसकी क्षमताओं के हिसाब से विशेष रूप से फिर से तैयार करने की थी। इस तरह के बॉक्सिंग हॉल में उसके लिए अपनी शारीरिक क्षमता और विभिन्न कौशलों को खुलकर दिखाना नामुमकिन था। साथ ही दूसरों के लिए उसे समझना और उसकी लड़ाई की तकनीकों को सुधारने में मदद करना भी असंभव था। वह पहले की तरह ही सब कुछ खुद ही कर सकता था। उनमें से कुछ लोग रश्मि सिंह और कविता बंसल को जानते थे, क्योंकि वह ऊपर वाले जिम में कोच जतिन के दोस्त थे।
कोच जतिन की प्रेमिका एक योग प्रशिक्षक थी और वह रश्मि सिंह और कविता बंसल से परिचित थी। उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था और वे अक्सर साथ मिलकर हाइकिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग और बाइकिंग जैसी बाहरी गतिविधियों का आयोजन करते थे। प्यारी, खूबसूरत और अविवाहित रश्मि सिंह की बात करें तो समूह के कुछ अविवाहित पुरुषों के मन में स्वाभाविक रूप से उसके बारे में कुछ विचार थे। हालांकि रश्मि सिंह लोगों को बेहद मिलनसार और हंसमुख होने का आभास देती थी, लेकिन जैसे ही कोई उसके प्रति दोस्ती से बढ़कर कुछ और सोचता, उसे तुरंत हजारों मील दूर से ही अस्वीकार कर दिया जाता था। जब उन्हें पता चला कि रश्मि सिंह इस बार अपने साथ एक आदमी को ला रही है और यह एक ब्लाइंड डेट है, तो कुछ पुरुष नाराज हो गए। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने दबे स्वर में कहा था कि वे दूसरे पक्ष को सबक सिखाना चाहते हैं। वह युवा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स कोच सबसे ज्यादा उत्साहित था। अंत में उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह व्यक्ति आकर देखेगा। पता चला कि वह जगत मेहरा था, जिसने कल मार्शल आर्ट हॉल में लड़ाई लड़ी थी। वह मार्शल आर्ट हॉल के उन छात्रों जैसा नहीं था जो कल बॉक्सिंग रिंग के किनारे से देख रहे थे। उन्हें नहीं लगता था कि जगत मेहरा ने शुरू से अंत तक कोई पलटवार नहीं किया। उन्हें लगा था कि वह उनसे पूरी तरह हार गया है। दरअसल कल जब जगत मेहरा चला गया, तो अस्थायी रेफरी का काम कर रहे बूढ़े कोच, जो मार्शल आर्ट हॉल के असली मालिक भी थे, ने निजी तौर पर उनसे कहा था कि जगत मेहरा ने भले ही व्यवस्थित रूप से बॉक्सिंग का अभ्यास न किया हो, लेकिन अगर वे सच में लड़े तो वह निश्चित रूप से उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा दोनों की मार सहने की क्षमता भी एक जैसी नहीं थी। उनके मुक्के जगत मेहरा के लिए कोई खतरा नहीं थे। जहां तक जगत मेहरा के मुक्कों की बात है, हालांकि उसने बॉक्सिंग रिंग में एक भी मुक्का नहीं मारा था। क्या ये सिर्फ दिखावा करने के लिए नहीं था और जगत मेहरा के एक मुक्के से वो तुरंत नीचे गिर गया था? इसीलिए वो अपमान के मारे गुस्से में भड़क उठा। शांत होकर और इस बारे में सोचने के बाद उसे ये भी पता चला कि बूढ़ा कोच सही था। बॉक्सिंग रिंग की शुरुआत में जब जगत मेहरा चकमा दे रहा था, उसने कुछ राउंड तक हमले किए, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पाया। अंत में जगत मेहरा के स्थिर खड़े रहने के कारण ही वो उसे मार पाया। बाद में उसने जानबूझकर बॉक्सिंग रिंग छोड़ दी और उसे अपने चेहरे पर मुक्का मारने दिया। ऐसा उसने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो अपने मुक्कों का परीक्षण करना चाहता था। इसलिए जब आज उनकी दोबारा मुलाकात हुई, तो वो विजेता का निर्धारण करने के लिए फिर से अपने अनुभव साझा नहीं करना चाहता था। शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था और ये अंतर स्पष्ट था। वे बिल्कुल भी एक समान स्तर पर नहीं थे। अगर वह उसे उकसाने की कोशिश करता, तो वह केवल अपमान को ही न्योता देता। इसलिए उसने अभिवादन के रूप में जगत मेहरा को सिर हिलाया और एक तरफ चला गया। जिम के कोच जतिन भी खुशी खुशी उनसे मिलने आए। जिम में बिताए इस समय के दौरान दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित हो चुके थे। यह देखकर कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के कोच, जो जगत मेहरा से झगड़ा करने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक थे, जगत मेहरा को देखते ही हार मान गए। अन्य लड़कों को यह अजीब लगा और वे फुसफुसाते हुए उनसे पूछने के लिए उनके पास गए। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के कोच ने उन्हें कल की घटना का ब्यौरा नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि जगत मेहरा उनसे कहीं बेहतर है। कुछ समय बाद कोच जतिन ने उन्हें बताया कि विस्फोटक बेंच प्रेस, स्क्वाट और डेडलिफ्ट के आंकड़ों वाला बड़ा खिलाड़ी ये गंजा बड़ा भाई है। जगत मेहरा के प्रति उन लोगों का नजरिया तुरंत बदल गया। जाहिर है, जगत मेहरा को नहीं पता था कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं। कोच जतिन और कल ही उनसे भिड़े मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स कोच से यहां मिलना थोड़ा अप्रत्याशित था, लेकिन उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उनका मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स कोच के साथ दोबारा अभ्यास करने का कोई इरादा नहीं था। जब से वह कार से बाहर निकला था, उसका सारा ध्यान पहाड़ी जंगल पर ही केंद्रित था। शुरू में जगत मेहरा इस अभियान में भाग लेने के लिए बहुत इच्छुक नहीं था, क्योंकि उसके पास अब समय की बहुत कमी थी। उसकी पिछली गणना के अनुसार अगली बार जब उसे भूख लगेगी और खून पीने की आवश्यकता होगी, वो कल होगा।
शरीर में होने वाले उत्परिवर्तन और विकास की दिशा को प्रभावित करने के लिए रक्त पीने से पहले उसे पर्याप्त प्रशिक्षण लेना पड़ा। लेकिन यहां पहुंचने के बाद उसे अचानक ऐसा लगा जैसे वो लंबे समय से अपने कमरे में बंद था, और फिर अचानक उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी इंद्रियों का दायरा दोगुने से भी अधिक बढ़ गया हो। और ये तब था जब दिन के दौरान उसकी शारीरिक क्रियाएं और इंद्रियां कुछ हद तक दबी हुई थी। कम आबादी वाला और अविकसित पहाड़ी इलाका शहर के शोरगुल से मुक्त था। हवा में कोई दुर्गंध नहीं थी। नई रास्ते में कोई स्टील की छड़ें, सीमेंट या ऊंची इमारतें थी। जगत मेहरा को महसूस हुआ कि गंध और आवाजों को पहचानने और उनमें अंतर करने की उसकी क्षमता में काफी सुधार हुआ है। यहां तक कि उसकी दृष्टि में भी कुछ हद तक सुधार हुआ प्रतीत हुआ। ये कल्पना की जा सकती है कि यदि ये रात का समय होता तो उसकी क्षमता और भी बढ़ जाती। ये हो सकता है उनके लिए सबसे उपयुक्त स्थान जंगल था या पहाड़। लगता है आप पहाड़ों पर बहुत कम आते हैं, है ना? नशे में मत रहो। चलो चलते हैं, पहाड़ों की हवा बेहतर है। रश्मि सिंह ने मुस्कुराते हुए आग्रह किया जब उसने देखा कि जगत मेहरा ताजी हवा में सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर रहा है। जिस जगह पर वे थे वो पहाड़ की तलहटी प्रतीत होती थी, लेकिन वास्तव में चढ़ाई शुरू करने से पहले उन्हें अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना था। इसके अलावा उन्होंने जो मार्ग तय किया था उसके अनुसार उन्होंने पक्की सड़कों का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने कई छोटे छोटे रास्तों को चुना। सड़कों की हालत बेहद खराब थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे तेजी से आगे नहीं बढ़ सके। हालांकि उन्होंने शुरू से ही किलोमीटर की प्रतियोगिता में भाग लेने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए वे बहुत आराम से चल रहे थे। अगर कोई थक जाता तो वे आराम करने के लिए रुक जाते, या अगर उन्हें कोई सुंदर दृश्य दिखाई देता तो वे तस्वीर लेने के लिए रुक जाते। रास्ते में रश्मि सिंह और कविता बंसल ने अपने साथियों से यह भी सुना कि सांडा प्रशिक्षक ने कहा था कि जगत मेहरा उनसे बेहतर योद्धा है। इस प्रकार वे दोनों जगत मेहरा के बाएं और दाएं ओर चले गए। रश्मि सिंह ने अचानक कहा, जगत, तुम अब भी कहते हो कि तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं आती। दूसरी ओर कविता बंसल ने कहा, कह दो, क्या आप बुद्धा मंदिर के योद्धा भिक्षु हैं? उन दोनों की बातचीत समाप्त होने के बाद उन्होंने जगत मेहरा की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया और तब तक हंसते रहे जब तक उनकी कमर झुक नहीं गई। जगत मेहरा अवाक रह गया। वो बस अपनी गति बढ़ाकर आगे बढ़ गया। दोनों लड़कियां स्वाभाविक रूप से उसे जाने नहीं देना चाहती थी और उसके पीछे पीछे चलने लगी। अब वे पहाड़ पर चढ़ रहे थे। ये एक बहुत ही संकरी कच्ची सड़क थी और गड्ढों से भरी हुई थी। इस पर चलना बहुत मुश्किल था। वे 2 घंटे से अधिक समय से चल रहे थे और दोपहर का समय दिन का सबसे गर्म समय था। रश्मि सिंह और कविता बबशाल थक चुकी थी और उन्हें खूब पसीना आ रहा था। उन्होंने जगत मेहरा को धीरे धीरे चलते देखा, लेकिन वे उसके साथ नहीं चल पा रही थी। सांस, क्या आपको लगता है कि वह किसी प्रकार की आंतरिक ऊर्जा का अभ्यास कर रहा है? इतनी गर्मी में भी उसे पसीना क्यों नहीं आ रहा है? कविता बंसल ने अपनी सहेली से फुसफुसाते हुए कहा। रश्मि सिंह ने उसकी ओर आंखें घुमाई। तुम्हारी कल्पना शक्ति बढ़ती ही जा रही है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह बुद्धा भिक्षु है या कोई गुप्त गुरु? हालांकि कविता बंसल के याद दिलाने के बाद उसे यह भी एहसास हुआ कि जगत मेहरा कुछ ज्यादा ही आराम से दिख रहा था। उसकी शारीरिक क्षमता चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, इतने गर्म दिन में 2 घंटे से अधिक समय तक उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर चलने के बाद उसे पसीना नहीं आना चाहिए था। जैसे ही वह सोच रही थी, अचानक रश्मि सिंह का संतुलन बिगड़ गया। वह चीखी और एक तरफ गिर पड़ी। बेशक उसके बगल में कोई चट्टान नहीं थी। वह लगभग 20 सेंटीमीटर का एक छोटा सा गड्ढा था, लेकिन फिर भी रश्मि सिंह के टखने में मोच आ गई। आगे चल रहे जगत मेहरा ने जैसे ही रश्मि सिंह का संतुलन बिगड़ा, तुरंत अपना सिर घुमाया। हालांकि वह काफी दूर थे और समय पर उन तक नहीं पहुंच सके।
इस समय सब लोग इकट्ठा हो गए। योग शिक्षिका ने रश्मि सिंह के जूते और मोजे उतार दिए। उन्होंने देखा कि उनके टखने में सूजन आ गई थी। उन्होंने उसे थोड़ा हिलाने की कोशिश की, लेकिन दर्द से चीख पड़ी। नाना, क्या बहुत दर्द हो रहा है? क्या आप खड़े हो सकते हैं? कविता बंसल भी बहुत चिंतित थी। रश्मि सिंह ने अपने टखने को पकड़ा और सिर हिलाया। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। योग शिक्षक ने माथे पर शिकन डालकर कहा, हम अब और नहीं चल सकते। फिर उन्होंने लड़कों की ओर देखकर कहा, हमें वापस जाना होगा। नाना को कौन अपनी पीठ पर उठाएगा? गाड़ियां तो लगभग चल ही नहीं पा रही थी, इसलिए उनके पास पैदल वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर यह अतीत की बात होती, तो ये लोग निश्चित रूप से सबसे पहले प्रदर्शन करने के लिए आपस में लड़ते। लेकिन इस बार सबकी पहली प्रतिक्रिया जगत मेहरा की ओर देखने की थी। जगत मेहरा जानता था कि वह मना नहीं कर सकता। इसके अलावा उसने रश्मि सिंह के टखने को देखा और वह वाकई गंभीर रूप से मोचदार लग रहा था। इसलिए वह पास गया और नीचे बैठ गया और योग शिक्षक और कविता बंसल से रश्मि सिंह को पीठ के बल उठाने में मदद करने का अनुरोध किया। कुछ देर आराम करने के बाद रश्मि सिंह चाहती थी कि बाकी लोग अपनी मूल योजना के अनुसार आगे बढ़े। कविता बंसल और जगत मेहरा उसे वापस ले जा सकते थे, लेकिन सभी अफ थे। उन्हें यह भी लगता था कि जगत मेहरा अकेले रश्मि सिंह को पार्किंग स्थल तक नहीं ले जा सकता। वे पहले ही 2 घंटे से अधिक पैदल चल चुके थे। कोच जतिन पास आए और बोले, अगर आप थक जाए तो आप बारी बारी से उसे उठा सकते हैं। जगत मेहरा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वह वापस चलने लगा तो बाकी लोगों ने पाया कि वे जगत मेहरा की गति का मुकाबला नहीं कर सकते, भले ही वे एक और व्यक्ति को साथ ले जाए। शुरू में वे 2 घंटे से अधिक समय तक चले थे। दरअसल जगत मेहरा ने अपनी पीठ पर एक व्यक्ति को लेकर यात्रा का समय आधा कर दिया। इसका कारण यह था कि उसे आराम करने या तस्वीरें लेने के लिए रुकना नहीं पड़ा, लेकिन उसकी गति वास्तव में बहुत तेज हो गई थी। कोच जतिन और बाकी लोग, जो लगातार जगत मेहरा का पीछा कर रहे थे, स्वाभाविक रूप से जगत मेहरा को उठाने में मदद करने के लिए कुछ बोल नहीं पाए। ऐसा लग रहा था कि वह बाकी लोगों की तुलना में अधिक शांत था। रश्मि सिंह के टखने का दर्द काफी कम हो गया था। पहले तो उसे थोड़ी चिंता थी कि इतने कठिन रास्ते पर जगत मेहरा को उसे पीठ पर उठाकर ले जाने में परेशानी होगी। वह चाहती थी कि थोड़ी दूर चलने के बाद वह रुककर आराम कर ले, लेकिन जल्द ही उसने पाया कि जगत मेहरा अभी भी बहुत स्थिर गति से चल रहा था, भले ही वह उसके 90 किलोग्राम से अधिक वजन को हो रहा था। उसे चलने में कोई भारीपन या थकान महसूस नहीं हो रही थी। उनकी सांसें बहुत स्थिर थी और उन्हें कोमल भी कहा जा सकता है। उन्हें अपने शरीर पर ज्यादा पसीना महसूस नहीं हो रहा था। और हैरानी की बात यह थी कि 2 घंटे से अधिक चलने और उसे इतनी देर तक उठाने के बाद जगत मेहरा का शरीर बहुत ठंडा हो गया था। रश्मि सिंह को ऐसा लग रहा था मानो वह बर्फ की थैली पर लेटी हो। बहुत आरामदेह महसूस हो रहा था। तुम्हारा शरीर इतना ठंडा क्यों है? क्या यह सचमुच वैसा ही है जैसा जेनर ने कहा था? क्या तुमने किसी प्रकार की आंतरिक शक्ति का अभ्यास किया? रश्मि सिंह ने अनजाने में जगत मेहरा के कान में पूछ ही लिया। अपने कान में सुगंध महसूस करते हुए जगत मेहरा ने अनजाने में अपनी गर्दन सिकोड़ ली। यह कहा जा सकता है कि पिछले कुछ वर्षों में विपरीत लिंग के साथ उनका इतना करीबी संपर्क पहली बार हुआ था। लेकिन पहले से जो अलग था, वह यह था कि अब उसकी इंद्रियां बहुत तेज हो गई थी। वह न केवल अपनी पीठ पर रश्मि सिंह की सांसें और दिल की धड़कन सुन सकता था, बल्कि उसके शरीर की विभिन्न गंधों को भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। इत्र की खुशबू, उसके कपड़ों की महक और उसके पसीने में मौजूद हार्मोन की गंध, ये सभी उसकी नाक के माध्यम से उसके मस्तिष्क तक स्पष्ट रूप से पहुंच रही थी। सच कहें तो उसे ऐसा लगा कि रश्मि सिंह के शरीर से निकलने वाली खुशबू इत्र से भी बेहतर थी। शायद मेरा शरीर थोड़ा अजीब है। मुझे न तो ठंड से डर लगता है और न ही गर्मी से। मुझे गर्मियों में गर्मी से भी डर नहीं लगता और मुझे ज्यादा पसीना भी नहीं आता और मेरे बाल नहीं है, इसलिए यह ठंडक के लिए अच्छा है, जगत मेहरा ने लापरवाही से कहा।
लेकिन रश्मि सिंह की बातों ने भी उसका ध्यान खींचा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके शरीर का तापमान आम लोगों की तुलना में कम हो? पार्किंग स्थल पर लौटकर उसने रश्मि सिंह को सावधानीपूर्वक कार की पिछली सीट पर बिठाया। फिर हाफते हुए उसने अपने पीछे आ रहे लोगों को अलविदा कहा। कविता बंसल ने कार में टिश्यू से अपना पसीना पोंछा और एयर कंडीशन को पूरी रफ्तार पर चला दिया। फिर वह तेजी से गाड़ी चलाकर वापस लौट गई। रश्मि सिंह को अस्पताल ले जाने, एक्सरे करवाने, इलाज करने और घावों पर पट्टी बांधने के बाद जगत मेहरा और कविता बंसल ने उसे घर भेज दिया। सौभाग्य से उसकी हड्डियों में कोई चोट नहीं आई थी, केवल स्नायुबंधन में ही चोट आई थी। जगत मेहरा ने कविता बंसल के रात के खाने के लिए रुकने के सुझाव को अस्वीकार कर दिया। घर जाते समय उसने एक डिजिटल थर्मामीटर खरीदा। घर लौटने के बाद जगत मेहरा ने सबसे पहले अपने शरीर का तापमान मापा। उसने उसे उठाया और देखा। अरे, एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान आमतौर पर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। 40 डिग्री सेल्सियस का तेज बुखार कुछ समय तक ठीक रह सकता है, लेकिन शरीर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस? जगत मेहरा को लगा कि वह जल्द ही एक मृत व्यक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। ना, उनके शरीर का वर्तमान तापमान 28 डिग्री सेल्सियस था। उन्होंने यह भी पाया कि उत्परिवर्तन के बाद वे आसपास के तापमान में होने वाले परिवर्तनों के प्रति कम संवेदनशील प्रतीत होते थे। उनकी अन्य इंद्रियां तो मजबूत हो गई थी, लेकिन तापमान को महसूस करने की उनकी क्षमता कम हो गई थी, या यूं कहें कि तापमान के अनुकूल हलने की उनकी क्षमता और मजबूत हो गई थी। हालांकि सूर्योदय के बाद और धूप में जगत मेहरा की शारीरिक क्रियाएं धीमी हो जाती थी, फिर भी उसे चिलचिलाती धूप से कोई गर्मी महसूस नहीं हुई। वास्तव में वह पहले से भी अधिक गर्मी सहन करने में सक्षम था, ठीक वैसे ही जैसे इस बार जब वह रश्मि सिंह और अन्य लोगों के साथ ट्रेकिंग पर गया था। बाकी सब पसीने से तरबतर थे, लेकिन वह अकेला था जिसे ताजगी महसूस हो रही थी। उसे बहुत कम पसीना आया और गर्मी भी ज्यादा नहीं लगी। शायद इसका मतलब यह था कि सूर्योदय के बाद शरीर के सिकुड़ने का तापमान में वृद्धि से कोई संबंध नहीं था। जगत मेहरा ने इस अटकल को तुरंत खारिज कर दिया। गर्मी महसूस न होने का मतलब यह नहीं था कि तापमान में वृद्धि से उसकी शारीरिक क्रियाएं बाधित हो रही थी। जगत मेहरा को पता था कि मानव शरीर का तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच स्थिर रहने का एक कारण है। एक और, प्रकृति में पाए जाने वाले 2/3 से अधिक कवक 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। इस तापमान से लोगों के बीमार होने की संभावना कम हो सकती है। दूसरी ओर, यदि तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, तो मानव शरीर को अधिक कैलोरी की खपत और अधिक भोजन की आवश्यकता होगी, जो जीवित रहने के लिए अनुकूल नहीं है। स्पष्ट है कि शरीर में उत्परिवर्तन होने के बाद उसे कवक को नष्ट करने और बीमार होने की संभावना को कम करने के लिए तापमान में वृद्धि पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रही। उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली आम लोगों से बहुत अलग होनी चाहिए। साथ ही उसके शरीर के तापमान का संबंध इस तथ्य से भी हो सकता है कि उसे ताजे खून के अलावा किसी अन्य भोजन का सेवन करने की आवश्यकता नहीं थी। जगत मेहरा ने अपने शरीर के तापमान के मुद्दे पर और अधिक विचार नहीं किया। वैसे भी उनके लिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल था। उन्होंने बस अपने शरीर के तापमान को एक दस्तावेज में दर्ज कर लिया और नियमित रूप से तापमान मापने का निर्णय लिया। शरीर का तापमान भी उन आंकड़ों की सूची में शामिल था जिन्हें नियमित रूप से दर्ज करना आवश्यक था। अगले दिन 5 अगस्त को शाम 7:35 बजे अनुमानित समय पर फिर से भूख सताने लगी। जगत मेहरा तैयार खरगोश की ओर बहा। उसने उसका खून निकाला और पी लिया, फिर खरगोश के शव को साफ किया। सारा काम बड़े करीने और कुशलता से किया गया, लेकिन इस बार एक खरगोश को मारने और 170 मिलीलीटर खून पीने के बाद उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसकी भूख बुझने वाली नहीं है। उसने पर्याप्त खून नहीं पिया था। हालांकि बचे हुए खरगोश को कुछ देर देखने के बाद जगत मेहरा एक पल के लिए हिचकिचाया। अंततः उसने खरगोश को मारकर उसका खून पीने का इरादा छोड़ दिया।
सोने से पहले उसने अपने माता पिता और किराएदार को व्हाट्सएप पर संदेश भेजा। उसने उन्हें बताया कि दिन में उसे कुछ काम है और शायद वह उनसे संपर्क न कर पाए। वह अगली रात उनसे संपर्क करेगा। अगर वे उससे संपर्क नहीं कर पाए और उसे ढूंढने आए या फिर कुछ और हो गया। अस्पताल से लौटने के बाद रश्मि सिंह सोफे पर आधी लेटी हुई थी और उसने अपने मोच आए टखने को सहारा देकर ऊपर उठा रखा था। कविता बंसल ने अभी अभी आए भोजन को मेज पर रख दिया। कैसा है? क्या अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? क्या आप चाहती है कि मैं आपको खाना खिलाऊं, मिस ट्यांग? रश्मि सिंह ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। उसने सोफे से उठने की कोशिश की और अपने पैर मेज पर रख दिए। अरे, मेज पर खाना रखा है। तुम्हारे पैरों से कितनी बदबू आ रही है। यांग जनर ने जल्दी से उसके लिए एक छोटा सोफा स्टूल खिसकाया ताकि वह अपने पैर उस पर रख सके। रश्मि सिंह ने उसे घूर कर देखा। तुमने क्या कहा? किसके पैरों से बदबू आती है? कविता बंसल ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। मैंने यह नहीं कहा कि तुम्हारे पैरों से बदबू आती है। मैं गंध की बात कर रही हूं। तुम्हारे पैरों से बहुत बदबू आती है। कविता बंसल ने अपनी सहेली के लिए थोड़ा खाना निकाला और उसके हाथों में रख दिया। फिर उसने पूछा, क्या तुम अपने परिवार को फोन करके कुछ समय के लिए वापस आकर यहाँ रहना चाहोगी? मुझे कल से काम शुरू करना है। मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊंगी। रश्मि सिंह ने गुस्से से कहा। बिल्कुल नहीं। मुझे अभी अभी चोट लगी है और तुम अभी से मेरे बारे में शिकायत करने लगे हो। मैं तुम्हारे बारे में शिकायत करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मुझे बस इस बात की चिंता है कि घर पर अकेले रहना तुम्हारे लिए असुविधाजनक है। चलो, बाकी बातों पर चर्चा न करें। तुम अकेले बाथरूम कैसे जाओगी? कुछ देर तक दोनों के हंसने के बाद बातचीत का विषय अपने आप ही जगत मेरा की ओर मुड़ गया। कविता बंसल ने कहा, अरे नाना, वो श्री दी रॉक तो साफ तौर पर मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे। यहाँ तक कि बॉक्सिंग स्कूल के कोच झांग ने भी कहा कि वो उन्हें हरा नहीं सकते। जब हमने उनसे पूछा तो वो बार बार मना क्यों करते रहे? आखिर वो क्या छुपाना चाहते हैं? बाद में मैंने देखा कि वह तुम्हें कितनी आसानी से वापस ले आया। उसकी शारीरिक क्षमता को देखते हुए मुझे लगता है कि पेशेवर एथलीट भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। क्या वह सचमुच एक ऐसा प्रोग्रामर था जो हर दिन ओवरटाइम काम करता था? रश्मि सिंह को भी कुछ अजीब सा लगा। वह जगत मेरा की पीठ पर बैठी थी और उसे अपने शरीर के निचले हिस्से से ठंडक महसूस हो रही थी। जगत मेरा उसके लिए एक एयर कंडीशन की तरह था जो उसे गर्मी से राहत दिला रहा था। जगत मेरा ने कहा कि उसका शरीर विशेष प्रकार का है और उसे ठंड से डर नहीं लगता, लेकिन गर्मी से डर लगता है। हालांकि उसे अभी भी लगता है कि इसे समझाना मुश्किल है। कविता बंसल ने आगे कहा, जब हम दोपहर के भोजन के लिए इकट्ठा हुए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही 2 एनर्जी बार खा लिए हैं और अब और कुछ नहीं खाना चाहते। क्या छिपकर खाना अजीब नहीं है? उसने मुझे बताया था कि उसकी खाने की आदतें अजीब है। वह बहुत नखरे वाला है, इसलिए उसे दूसरों के साथ खाना पसंद नहीं है, रश्मि सिंह ने बताया। कविता बंसल ने सिर हिलाया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह रात के खाने के लिए नहीं रुकना चाहता था। हालांकि वह अजीब है, कम से कम वह दिखावा तो नहीं कर रहा है। वो तो बस मन में जो चाहे बोल देता है। उस विदेश से लौटे लड़के के बिल्कुल उलट, जिसके साथ तुम पिछली बार ब्लाइंड डेट पर गई थी। उसने तो ब्रिटेन में अपने जान पहचान वालों, अपने घूमने फिरने की जगहों और भविष्य में उसकी कंपनी लेस्टेक में लिस्ट होगी, इन सब बातों का बखान करना शुरू कर दिया था। पता चला कि कार में बैठे बैठे उसने जानबूझकर जगत मेरा को चिढ़ाने के लिए वे मामूली से सवाल पूछे, जैसे कि तुम कीमा क्यों नहीं खाते? लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जगत मेरा को जरा भी परवाह नहीं होगी। अगर उसके पास पैसों की कमी होती तो वह यही कहता। अगर वह बेरोजगार होता तो यही कहता। अगर उसके बाल झड़ रहे होते तो यही कहता। हालांकि जगत मेरा की स्पष्टवादिता और ईमानदारी के कारण ही कविता बंसल को यह बात समझ नहीं आई। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण का सवाल वास्तव में उसके लिए फायदेमंद था।
क्या यह ऐसा सवाल नहीं था जिसका इस्तेमाल वह अपनी काबिलियत दिखाने के लिए कर सकता था? उसने इससे इनकार क्यों किया? नाना, लाओ शिया को ढूंढ लो और उनसे सलाह लो। देखो, क्या द रॉक सेंसेई से तुम्हारी बात बन सकती है? कविता बंसल रश्मि सिंह के बगल में बैठते हुए बोली। नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि हम सिर्फ साधारण दोस्त हैं। हो सकता है कि हम भविष्य में एक दूसरे से संपर्क न करें। रश्मि सिंह ने तुरंत कहा। बिल्कुल नहीं। आज उसने तुम्हें इतनी दूर से इतनी दूर तक सुरक्षित पहुंचाया। क्या तुम भविष्य में एक दूसरे से संपर्क नहीं करोगे? क्या आप पुल पार करने के बाद उसे जला नहीं रहे हैं? अरे! रश्मि सिंह ने उसे घूर कर देखा और उसका गला घोंटने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने तुरंत आत्मसमर्पण करते हुए अपने हाथ ऊपर उठा लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम बस साधारण दोस्त हैं। ठीक है। क्या आपको नहीं लगता कि वह थोड़ा रहस्यमय है? इसमें रहस्य की क्या बात है? मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के अलावा उसने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। ना, शायद उसने सचमुच मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है और वह बस स्वस्थ है। हालांकि सब कुछ सामान्य प्रतीत होता है, मुझे हमेशा लगता है कि वह थोड़ा रहस्यमय है, लेकिन मैं ठीक नहीं बता सकता कि यह क्या है। मुझे यह मत कहना कि तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होता। लाओ शिया का उससे परिचय कराओ। लाओ शिया मनोविज्ञान में विशेषज्ञ है। उसकी नज़र हमेशा से ही तेज रही है। वह जरूर कुछ न कुछ देख पाएगी। तो फिर तुम उसे डेट पर क्यों नहीं बुलाती? क्या तुमने उसे व्हाट्सएप पर ऐड नहीं किया? उसे डेट पर बुलाने का क्या फायदा? वो मेरा ब्लाइंड डेट तो नहीं है। ठीक है, ठीक है। वो तो बस एक आम दोस्त है। तुम्हारे पास और भी बहाने होंगे। कह दो कि आज तुम्हें घर छोड़ने के लिए तुम उसे धन्यवाद दे रही हो और उसे डिनर पर भी ले जा रही हो। उसे लोगों के साथ खाना पसंद नहीं है, तो उसे ताश खेलने के लिए बुलाओ। कल रात कैसा रहेगा? मेरे घर आ जाओ। रश्मि सिंह को हिचकिचाते हुए उसे व्हाट्सएप पर संदेश भेजना पड़ा। थोड़ी देर बाद उसे जवाब मिला। उसने भावहीनता से फोन कविता बंसल को सौंप दिया। जगत मेहरा के जवाब को देखकर, माफ कीजिए, मैं कल व्यस्त हूँ। कविता बंसल थोड़ी हैरान रह गई और मन ही मन बुदबुदाई, नाना, ऐसा लगता है कि उसे तुम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। जगत मेहरा 5 अगस्त को रात 8:07 बजे सो गया था। पिछले आंकड़ों के अनुसार उसे 6 अगस्त को रात 9 बजे के आसपास जागना चाहिए था। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली और सोने से पहले सेट किए गए टाइमर को देखने के लिए अपना फोन उठाया, तो वह दंग रह गया। 32, 15, 34। क्या सच में वह 32 घंटे सोया? उसके फोन पर प्रदर्शित तिथि और समय को देखकर पता चला कि 7 अगस्त को सुबह के 4 बज चुके थे। ये बात ठीक न अच्छी। जगत मेहरा ने भौहें चढ़ाई और इस बार खून पीने के बाद अपने शरीर में आए बदलावों को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। पहले जब वह खून पीता था, सोता था और जागता था, उसकी तुलना में इस बार के बदलाव काफी कम प्रतीत हुए। बेशक, वह अब भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी मांसपेशियां मजबूत हो गई थी। उसकी सूंघने, सुनने, देखने और अन्य इंद्रियां भी कुछ हद तक मजबूत हो गई थी। हालांकि पिछली कुछ बार की तुलना में, खासकर पिछली बार जब वह जागा था, तो पूरी दुनिया का सहज प्रभाव उसे अलग लग रहा था। अब भी बहुत बड़ा अंतर था। दूसरे शब्दों में कहें तो उत्परिवर्तन या विकास की गति धीमी हो गई थी। क्या इसका संबंध उसके अधिक समय तक सोने से था? या फिर इसका कारण यह था कि उसने पर्याप्त भोजन नहीं किया था? आखिरकार 170 मिलीलीटर खरगोश का खून पीने के बाद भी उसे भूख लग रही थी। इसके अलावा, इस बार खून पीने के बाद जो नींद का दौरा पड़ा, वह पिछली बार की तुलना में उतना तीव्र नहीं था। पिछली बार की तुलना में उसने जितना खून पिया उसकी मात्रा में ज्यादा बदलाव नहीं आया। पिछली बार की तुलना में 165 मिलीलीटर वास्तव में कम था। यानी उसे खून की और अधिक आवश्यकता होनी चाहिए थी। लेकिन इस बात की पुष्टि करने के लिए उसे अगली बार खून पीने तक इंतजार करना पड़ा। उसका इरादा फिलहाल खून पीने की आदत को तोड़ने का नहीं था,
बाथरूम के दरवाजे के सामने अभी भी खड़े खरगोश को देखकर जगत मेरा सोचने लगा, अगली बार जब वह खून पिएगा तो उसे 2 खरगोशों का खून पीना होगा। इसके बाद हर बार जागने पर मानक प्रक्रिया अपनाई जाती थी। उसका वजन करना, उसकी मांसपेशियों को मापना, तस्वीरें लेना, उसकी दृष्टि, श्रवण और गंध की जांच करना, सांस रोकने का समय, चोटों से उबरने का समय और अन्य डेटा एकत्र करना। अत्यधिक भारोत्तोलन प्रशिक्षण बंद करने के बाद उसने सहनशक्ति और चपलता प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। जगत मेरा की मांसपेशियों का घेरा बहुत कम बहा, लेकिन खून पीने के साथ ही उसका वजन लगातार बढ़ता गया। अब उसका वजन 94 किलोग्राम तक पहुंच गया था। 1.8 मीटर से भी कम कद के जगत मेरा, अगर वह टैंक टॉप और शॉर्ट्स या स्लिम फिट कपड़े पहनते तो भले ही वह मजबूत दिखते, खासकर उनकी छाती और पीठ बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी, लेकिन कोई यह नहीं सोचेगा कि उनका वजन लगभग 190 किलोग्राम है। जगत मेरा को लगा कि प्रशिक्षण विधि बदलने के बाद उनकी मांसपेशियों की परिधि की वृद्धि दर कम हो गई है, लेकिन उनकी मांसपेशियों की गुणवत्ता में काफी सुधार होना चाहिए। अगर वह और अन्य वयस्क पुरुष एक ही आकार की मांसपेशियों को काटकर उनका वजन करें, तो उसकी मांसपेशियां संभवतः कहीं अधिक भारी होगी। इसके अलावा चाकू के घाव से उबरने की गति 12 मिनट और 23 सेकंड थी। पहले के 13 मिनट की तुलना में इसमें बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई। उसके शरीर का तापमान भी 28 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 27.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। यह देखा जा सकता है कि पहली बार खून पीने के बाद उसके शरीर का तापमान नहीं गिरा। आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद जगत मेरा ने अपना फोन देखा। कुछ नए व्हाट्सएप संदेश आए थे। एक किराएदार ने उन्हें संदेश भेजा कि घर की सफाई 6 अगस्त को कर दी गई थी। जब वे खाली हो तो वे जाकर सफाई कर सकते हैं और जमा राशि वापस कर सकते हैं। उनकी मां ने उन्हें संदेश भेजकर उनके काम और स्वास्थ्य के बारे में पूछा। हालांकि चूंकि उन्होंने सोने से पहले व्हाट्सएप पर संदेश भेजा था, इसलिए जब उनकी मां को कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने उन्हें सीधे फोन नहीं किया। रश्मि सिंह ने उसे एक संदेश भेजा। उसने सिर्फ इधर-उधर देखते हुए सिर का इमोजी भेजा। जाहिर है, अभी उन्हें जवाब देना ठीक नहीं था। लगभग भोर हो चुकी थी, इसलिए सुबह के समय जवाब देना बेहतर था। कुछ देर सोचने के बाद जगत मेरा ने अगले 5 दिनों के लिए एक प्रशिक्षण योजना बनाना शुरू कर दिया। आज वह घर जाकर उसकी सफाई करेगा। अब वहां से जाने का समय लगभग हो चुका था। उन्होंने मकान मालिक से इस घर के लिए पहले ही समझौता कर लिया था। उन्होंने इस महीने का किराया भी चुका दिया था, इसलिए मकान मालिक के पास नया किराएदार ढूंढने के लिए पर्याप्त समय था। घर खाली करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने खुद के घर में शिफ्ट होने के बाद उसे अधिक निजी स्थान मिलेगा। घर पर ही बहुत सारा प्रशिक्षण किया जा सकेगा। इसके अलावा हालांकि उस क्षेत्र का विकास तेजी से हो रहा था और वहां कई निवासी थे, लेकिन जिस जगह पर वह अब रहता था उसकी तुलना में वहां कम लोगों वाली जगह ढूंढना आसान था जहां वह कुछ और निजी प्रशिक्षण कर सके। उन्हें याद आया कि बस्ती से 3-4 किलोमीटर दूर एक छोटा पहाड़ और एक बड़ी झील थी। मूल रूप से वहां की जमीन एक डेवलपर ने खरीदी थी जो उसे एक आलीशान विला क्षेत्र में विकसित करना चाहता था। आखिरकार वह पहाड़ के पास और नदी के किनारे थी। हालांकि किसी कारणवश उन्होंने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। हालांकि स्थानांतरण के बाद जगत मेरा को एक और समस्या पर विचार करना पड़ा। वह पैसा था। 11 जुलाई को कंपनी बंद हो गई और वह बेरोजगार हो गया। वर्षों की मेहनत का फल न मिलने पर वह निराश और दुखी हो गया। उसने अपना दुख भुलाने के लिए अकेले शराब पी। ऐसा उसने कई वर्षों बाद पहली बार किया था। हालांकि उस समय उसके कार्ड में कुछ बचत थी। उसे नहीं लगता था कि उसे नौकरी नहीं मिलेगी। उसकी तकनीकी क्षमता को देखते हुए और यह भी कि उसे उच्च वेतन पर नौकरी मिल जाएगी, शहर में नौकरी पाना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। असल में पिछले कुछ वर्षों से जगत मेरा का सपना था कि कंपनी को सूचीबद्ध कराने में मदद मिले और फिर उसके शेयर हासिल कर लिए जाए।
इससे उनकी संपत्ति में तेजी से वृद्धि होगी और वे समय से पहले ही आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। वह स्कूल जिले में एक घर में रहेगा, एक आलीशान कार चलाएगा, एक सुंदर और सुशिक्षित पत्नी से शादी करेगा, कुछ बच्चे पैदा करेगा, अपने माता पिता को यहाँ बुलाएगा और उनके रहने के लिए एक घर खरीदेगा। लेकिन अब सब कुछ अलग था। अपने शरीर में विकृति आने के बाद शुरुआत में ही जगत मेहरा ने जीवन और मृत्यु के सवाल पर विचार किया। उसने सोचा कि क्या उसके शरीर में मौजूद बीमारी का इलाज हो सकता है और क्या उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अब लगभग 1 महीना बीत चुका था। जगत मेहरा, जिसने 5 बार खून पिया था और 6 बार रूपांतरित हो चुका था, जिसमें पहली बार मुर्गी का खून पीना भी शामिल था, उसकी मृत्यु और शरीर के रूपांतरण का भय धीरे धीरे कम होता जा रहा था। इसके बजाय उसकी जगह जिज्ञासा और उत्साह ने और भी प्रबल हो गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि प्रत्येक उत्परिवर्तन के साथ उसका शरीर धीरे धीरे एक सामान्य मनुष्य की सीमाओं को पार कर गया था, चाहे वह उसकी संवेदी क्षमताएं हो या अन्य शारीरिक कार्य। वह वास्तव में यह जानना चाहता था कि उसका उत्परिवर्तन या विकास किस हद तक हो सकता है। चाहे वह पिशाच हो या कोई अन्य प्राणी, कम से कम वह यह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके परिवर्तन की दिशा मजबूत बनने की ओर थी। अगर वह अब नौकरी ढूंढे, तो पहली बात तो यह है कि उसकी कुछ विशेषताएं लोगों के साथ लंबे समय तक संपर्क के लिए उपयुक्त नहीं है और ये विशेषताएं आसानी से उजागर हो सकती है। दूसरी बात, वह सचमुच पैसा कमाने के लिए काम करने को तैयार नहीं है। उसकी सारी ऊर्जा अपने शरीर के रूपांतरण और उस रूपांतरण के प्रशिक्षण को निर्देशित करने पर केंद्रित है। लेकिन अगर उसे शहर में रहना था, तो उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। भले ही अभी उसे खाने पीने की कोई तंगी न हो, लेकिन पानी, बिजली, मकान का किराया, मोबाइल फोन का बिल, इंटरनेट का बिल और अन्य खर्चों में बचत करना नामुमकिन था। इसके अलावा उसे यह भी अंदाजा था कि मांस की खपत लगातार बढ़ती जाएगी और उसे हर महीने घर का लोन भी चुकाना था। उसे इसके लिए तैयार रहना ही था। उसके लिए अंशकालिक नौकरी करना असंभव था। लोगों से मेलजोल रखना उसके लिए ठीक नहीं था और यही बात उन नौकरियों पर भी लागू होती थी जिनमें उसे ड्यूटी पर उपस्थित रहना पड़ता था। हालांकि जगत मेहरा हताश नहीं थे। उन्होंने 4 साल कॉलेज की पढ़ाई व्यर्थ नहीं की थी, नहीं पिछले कुछ वर्षों में मेहनत की थी। अतिरिक्त समय काम करने के अलावा उन्होंने अपना अधिकांश समय आराम और मनोरंजन में नहीं बिताया। इसके बजाय उन्होंने अपना सारा समय नई तकनीकों को सीखने में लगाया। पहले तो उन्हें लगा था कि कंपनी के विकास और यहाँ तक कि सार्वजनिक होने के बाद उन पर शायद और अधिक जिम्मेदारी आ जाएगी। वह नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता था या काम पर नहीं जा सकता था, लेकिन घर बैठे कुछ आउटसोर्स ऑर्डर लेना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। दरअसल उसके पास ऐसा करने के साधन थे। हालांकि आमदनी स्थिर नहीं थी, फिर भी कम से कम उसके पास अपेक्षाकृत खाली समय था और उसे लंबे समय तक लोगों से बातचीत नहीं करनी पड़ती थी। अब यह बेहतर विकल्प था। कई बार उत्परिवर्तन होने के बाद न केवल उसके शरीर की कार्यक्षमता में काफी सुधार हुआ, बल्कि उसकी सोचने की गति और याददाश्त भी पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई। उसके लिए उच्च स्तर की एकाग्रता बनाए रखना और लंबे समय तक उच्च तीव्रता के साथ काम करना भी आसान हो गया। पहले उसे एक काम पूरा करने में 50 घंटे लग जाते थे। अब अगर वह पूरी एकाग्रता, उच्च स्तर की एकाग्रता और निरंतर काम करता रहे, तो वह उसे 30 घंटे से भी कम समय में पूरा कर सकता है। इसके अलावा ये 30 घंटे लगातार हो सकते हैं। बिना खाए पिए या आराम किए इसे एक दिन से कुछ अधिक समय में पूरा किया जा सकता है। हालांकि जगत मेहरा ने तुरंत आदेश स्वीकार करना शुरू नहीं किया। पिछले सप्ताहांत रश्मि सिंह के साथ लंबी पैदल यात्रा से लौटने के बाद उनके मन में एक नया विचार आया। घर बेचकर अपने गृहनगर वापस चले जाओ। जगत मेहरा ने स्नातक होने के बाद अपनी पिछली कंपनी में काम करना शुरू किया और वहां 7 साल तक काम किया। मूल रूप से उन्हें कंपनी के अनुभवी कर्मचारियों में से एक माना जा सकता है। कंपनी में वर्षों के काम और योगदान को देखते हुए उनका वेतन पूरे उद्योग की तुलना में अपेक्षाकृत कम था। हालांकि
उन्हें इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। आखिरकार उन्होंने 7 साल तक 996 से भी ज्यादा मेहनत की थी। उन्हें वेतन से ज्यादा कंपनी के अफसरों से मतलब था। कंपनी के जीजी बन जाने के बाद विकल्प स्वाभाविक रूप से बेकार हो गए। 7 साल का उनका लक्ष्य पल भर में ही खत्म हो गया। हालांकि कंपनी के अधिकांश कर्मचारियों के विपरीत आमतौर पर उसके कोई अतिरिक्त खर्चे नहीं होते थे। पिछले 7 वर्षों में उसने जो वेतन कमाया वह लगभग पूरी तरह से बाहरी क्षेत्र में खरीदे गए घर पर खर्च हो गया। बाहरी घेरे के मकान भीतरी घेरे के मकानों जितने कीमती नहीं थे और उनकी कीमत में उतनी तेजी से वृद्धि भी नहीं हुई। हालांकि मकान खरीदने के कुछ ही वर्षों में उसकी कीमत 8,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर से अधिक बढ़ गई थी। अगर वह अभी घर बेच दे और बाकी का ऋण चुका दे तो भी उसकी बचत में 10 लाख रुपये से अधिक बचे रहेंगे। 2019 में इस शेयर में 10 लाख रुपये कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन यह कोई बहुत बड़ी रकम भी नहीं थी। अन्य बातों का तो जिक्र ही नहीं, अगर वह बेहतर घर खरीदना भी चाहता तो भी वह ऐसा नहीं कर पाता। पहले तो जगत मेहरा ने सोचा था कि अगर उसकी मृत्यु इस बीमारी के कारण हो जाती है तो यह घर उसके माता पिता को उनकी सेवानिवृत्ति के लिए एक यादगार के रूप में मिल जाएगा। शुरुआत में उसके मन में अपनी बीमारी को ठीक करने का विचार था। इसलिए अगर वह इस बड़े शहर में रहता और उसे अस्पताल जाना पड़ता तो वहां की चिकित्सा सुविधाएं और जानकारी निश्चित रूप से बेहतर होती। हालांकि बार बार खून पीने और उत्परिवर्तन होने के बाद उसकी सोच में बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। विशेषकर रश्मि सिंह के साथ उस यात्रा के बाद उन्हें लगा कि भीड़ और शहर से दूर रहना शायद एक बेहतर विकल्प होगा। दरअसल अब उसके लिए इस शहर में रुकने का कोई कारण नहीं था। अपने गृहनगर लौटने के बारे में भी उसने सोचा था। वह 10 लाख रुपये का इस्तेमाल सबसे पहले अपने माता पिता के लिए एक बड़ा व्यावसायिक बीमा खरीदने में करेगा और फिर बाकी पैसे बचाएगा। उसे कुछ वर्षों तक अपना गुजारा चलाने के लिए बस थोड़ी सी रकम की जरूरत थी। अगर वह शादी नहीं करता, बच्चे नहीं पालता और बेहतर जीवन स्तर की तलाश नहीं करता तो जीवित रहने के लिए आवश्यक उपभोग वास्तव में बहुत कम होता। जगत मेहरा ने अभी तक यह अंतिम निर्णय नहीं लिया था कि उसे जाना है या रुकना है। हालांकि फैसला चाहे जो भी हो, यह निश्चित था कि वह सबसे पहले घर वापस ले लेगा। दरअसल जगत मेहरा के घर का पिछला किराएदार ही इकलौता किराएदार था। घर सौंपने के बाद से ही वह इस घर में रह रहा था। दोनों पक्ष ज्यादा हिसाब किताब करने वाले लोग नहीं थे। जब भी कोई समस्या आती वे एक दूसरे से थोड़ा पीछे हट जाते थे। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने काफी अच्छा सहयोग किया था। किराएदार के घर खाली करने के बाद उसने घर की विशेष रूप से सफाई करवाई थी। इसलिए जब जगत मेहरा वहां आया तो उसे कोई गंदगी नहीं दिखी। जब उसने घर किराए पर दिया तो उसमें पहले से ही साधारण सा फर्नीचर मौजूद था। इसलिए जगत मेहरा ने मरम्मत पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया। उस समय उसने सोचा था कि भविष्य में अगर उसे घर वापस मिलता है तो वह उसे फिर से सजाएगा। इसलिए उसने केवल कुछ साधारण और आवश्यक फर्नीचर और एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन जैसे कुछ बिजली के उपकरण ही खरीदे। टीवी और फ्रिज बाद में किराएदार ने लगवाए। हालांकि पिछला किराएदार एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसके घर में 2 बच्चे थे। कुछ साल वहां रहने के बाद दीवारों और फर्श की टाइलों पर दाग लग गए थे। हालांकि चूंकि फर्नीचर सस्ता और साधारण था, इसलिए जगत मेहरा ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने खुशी खुशी बिना एक पैसा भी गवाए जमा राशि वापस कर दी। थोड़ी बहुत सफाई करने के बाद जगत मेहरा उसी रात किराए के घर में रहने चला गया। वैसे भी उसके किराए के घर में ज्यादा सामान नहीं था। सुबह उसने सारा सामान पैक करने में 1 घंटा लगाया। जब वह सामान इधर उधर कर रहा था तो एक गोलमटोल लड़की, जो देखने में अभी भी किंडरगार्टन में पढ़ती हुई लग रही थी, जगत मेहरा के दरवाजे के सामने खड़ी होकर लॉलीपॉप खाते हुए इधर उधर देखने लगी। छोटी बच्ची, क्या बात है? जगत मेहरा पास आया और कोमल स्वर में पूछने की कोशिश की। क्या भाई शियाओमिंग और भाई शियाओफेंग का परिवार कहीं और चला गया?
चबी गर्ल ने अपने मुंह से लॉलीपॉप निकाला और फिर बचकानी आवाज में पीछे मुड़कर पूछा। जगत मेरा जानता था कि भाई शियाओमिंग और भाई शियाओफिंग शायद पिछले किराएदार के 2 बच्चे थे। वे दोनों लड़के थे और अगर उसे सही याद है तो वे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते होंगे। हाँ, वे चले गए, लेकिन ज्यादा दूर नहीं, बिल्कुल बगल वाले मोहल्ले में। क्या उन्होंने जाने से पहले आपको नहीं बताया था? गोलमतोल लड़की ने अपने होंठ सिकोड़े और थोड़ी नाखुश लग रही थी। उसने जगत मेरा को कोई जवाब नहीं दिया और किनारे की ओर चलने लगी। 2 कदम चलने के बाद उसे अचानक कुछ याद आया और वह दौड़कर वापस आ गई। उसने अपनी जेब से एक लॉलीपॉप निकाली और जगत मेरा को देते हुए कहा, अंकल, ये आपके लिए है। जगत मेरा दंग रह गया। वह कहने ही वाला था कि वह इसे खाना नहीं चाहता, लेकिन जब उसने गोलमटोल लड़की की आशा भरी आंखें देखी तो वह एक पल के लिए रुका और लॉलीपॉप ले ली। फिर उसने उसके सिर पर थपथपाया और कहा, धन्यवाद। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शर्मिला टंडन है। ये कमरा नंबर 706 में रहती हूँ, बस वही सामने। गोलमटोल लड़की ने गलियारे के दूसरी ओर खुले दरवाजे वाले एक घर की ओर इशारा किया। ओ, तो आप मेरे पड़ोसी हैं। तो कृपया भविष्य में मेरा ख्याल रखिएगा। जगत मेरा मुस्कुराया और सिर हिलाया। गोलमटोल लड़की ने सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ, मैं आपका ख्याल रखूंगी। अपने घर में पहली रात जगत मेरा आस पड़ोस से परिचित होने के लिए तुरंत बाहर नहीं गया। इसके बजाय वह अपनी बालकनी पर लेट गया और चुपचाप रात के आकाश में चंद्रमा को देखता रहा। इस घर को खरीदने के बाद उसने अनगिनत बार कल्पना की थी कि जब वह इसमें रहने लगेगा तो यह कैसा होगा। बेशक उस समय उन्होंने कल्पना की थी कि जब वे घर में प्रवेश करेंगे तो घर का नवीनीकरण उनके विचारों के अनुसार हो चुका होगा। फर्नीचर और उपकरण बदल दिए गए होंगे और घर की मालकिन पहले से ही एक महिला होगी। यहाँ तक कि उनकी कल्पना में भी जिस घर में वे रहते वह शायद यह घर न हो। यह नदी के विस्तृत दृश्य वाला एक आलीशान भवन हो सकता है, किसी प्रमुख इलाके में स्कूल जिले का घर हो सकता है, या फिर एक शांत आलीशान विला हो सकता है। यही वह कल्पना थी जो उसके थोड़े से खाली समय में सबसे ज्यादा बार उसके मन में आती थी। जगत मेरा का घर मात्र 70 वर्ग मीटर का था, जिसमें 2 शयनकक्ष और 1 बैठक कक्ष था। बालकनी बड़ी नहीं थी, बल्कि उसे अपेक्षाकृत छोटी ही कहा जा सकता है। हालांकि अच्छी बात यह थी कि नज़ारा बुरा नहीं था। यह अन्य ऊंची इमारतों से अलग था और दूर स्थित पहाड़ों को देखा जा सकता था। जगत मेरा ने कुर्सी नहीं हटाई, बल्कि सीधे बालकनी की टाइलों पर लेट गया। जाहिर है, फर्श को अच्छी तरह से साफ किया गया था। रात्रि के आकाश के नीचे जगत मेरा की हालत विशेष रूप से अच्छी थी। उसके शारीरिक कार्य अपने चरम पर थे और रक्त पीने के बाद प्रशिक्षण के अंतिम 3 दौरों के बाद उसकी संवेदी क्षमता में काफी सुधार हुआ था। हालांकि सीमित उपकरणों के कारण उनके पास सटीक परीक्षण और आंकड़े जुटाने का कोई तरीका नहीं था। उन्होंने अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड किया था जो 1 से 22,000 हर्ट्ज आवृत्ति पर ध्वनि उत्पन्न कर सकता था, लेकिन इससे केवल उस ध्वनि की आवृत्ति सीमा का परीक्षण किया जा सकता था जिसे वे सुन सकते थे, और उनकी सुनने की क्षमता में हुए सुधार की सीमा का पूरी तरह से परीक्षण नहीं किया जा सकता था। उन्होंने एक स्थिर ध्वनि स्रोत को संदर्भ के रूप में भी इस्तेमाल किया था और फिर दूरी को बढ़ाया, जिसमें ध्वनि को सुनने की अधिकतम दूरी को मानक के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि निर्णय की इस पद्धति के लिए अपेक्षाकृत स्थिर और निरंतर वातावरण की आवश्यकता होती थी, जो आसानी से बाधित हो सकता था और जिसका सटीक परीक्षण करना कठिन था। गंध की भावना के मामले में भी यही सच था, जिसका उपयोग केवल एक अधिक व्यक्तिपरक परीक्षण के रूप में किया जा सकता था। बालकनी की टाइलों पर लेटे हुए जगत मेरा ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने शरीर की मांसपेशियों को शिथिल कर दिया और अपना सारा ध्यान अपनी सुनने और सूंघने की इंद्रियों पर केंद्रित कर लिया। मुख्य इंद्रिय श्रवण और द्वितीयक इंद्रिय सूंघना थी। एक पल के लिए आवाज किसी जलाशय में बार की तरह उमड़ पड़ी। तरह तरह की आवाजें आपस में घुलमिल गई और साथ ही गंध भी।
मानव मस्तिष्क में बाहरी जानकारी को संसाधित करने के लिए एक बहुत ही परिपक्व तंत्र मौजूद है। इसे एक सुरक्षात्मक तंत्र कहा जा सकता है, लेकिन इसे एक आलसी तंत्र भी कहा जा सकता है। जब ध्यान ध्वनि या गंध पर नहीं होता था, तब भले ही सुनने और सूंघने के अंग हमेशा जानकारी एकत्र करते रहते थे, लेकिन यह जानकारी मस्तिष्क द्वारा कमजोर, फिल्टर या यहाँ तक कि अवरुद्ध भी हो जाती थी। और जब ध्यान ध्वनि या गंध पर केंद्रित होता था, तो ध्यान केंद्रित की गई जानकारी के अनुसार सूचना को केंद्रित और मजबूत किया जा सकता था और सूचना के संचरण को अवरुद्ध किया जा सकता था। हालांकि किसी ध्वनि को सुनना, किसी गंध को सूंघना और संवेदी जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना एक बात थी, लेकिन इस संवेदी जानकारी का उपयोग करके निर्णय लेना दूसरी बात थी। यह ऐसा था जैसे मैं घर पर अकेला बैठा हूँ और घर के बाहर से एक कार के तेज आवाज करने की आवाज सुन रहा हूँ। अगर वह उस आवाज से विचलित हो जाता, तो उसका दिमाग अवचेतन रूप से घर के बाहर सड़क पर तेजी से गुजरती हुई कार की तस्वीर बना लेता। यह दृश्य इसलिए सामने आया क्योंकि वह घर के बाहर की सड़क से अच्छी तरह परिचित था। उसने गाड़ियों की आवाज सुनी थी और घर के बाहर की सड़क पर गाड़ियों को तेज रफ्तार से जाते देखा था। जो लोग कार के इंजनों और एग्जॉस्ट की आवाज से अधिक परिचित थे, वे यह भी बता सकते थे कि बाहर खड़ी कार में 4 सिलेंडर इंजन है या 6 सिलेंडर इंजन, यह फोर्ड है या टोयोटा, यह एक खस्ताहाल डीजल ट्रक है या एक सुपरकार। और उनके दिमाग में जो छवि बनती थी वह अधिक विस्तृत और समृद्ध होती थी। घर में बैठे व्यक्ति को जब ऊपर से कदमों की तीक्ष्ण आहट सुनाई देती, तो वह समझ जाता कि यह ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज है। अगर उसने ऊपर रहने वाली महिला को न देखा होता, तो शायद वह ऊंची एड़ी के जूते पहने किसी युवती के चलने की कल्पना करता। लेकिन अगर उसने ऊपर रहने वाली महिला को 50 वर्षीय आंटी के रूप में देखा होता, तो ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज सुनकर उसे 50 वर्षीय आंटी के चलने की छवि दिखाई देती। मस्तिष्क अपने डेटाबेस, अनुभव, तर्क और सहज ज्ञान के आधार पर आवश्यक कल्पना का निर्माण करेगा। इसलिए संवेदी जानकारी एकत्र कर पाना एक बात थी, लेकिन इस जानकारी का उपयोग मस्तिष्क को निर्णय लेने में मदद करने के लिए कर पाना दूसरी बात थी। जगत मेहरा के जमीन पर लेटने का कारण यह नहीं था कि वहां कोई कुर्सी या कंबल नहीं था, बल्कि इसलिए कि इस प्रकार की प्रबलित कंक्रीट की इमारत में हवा के अलावा दीवारें और जमीन भी ध्वनि संचरण के मुख्य माध्यम होते हैं। इसलिए जमीन पर लेटने और सीधे जमीन को छूने से पूरी इमारत की आवाज सुनना आसान हो जाता है। जगत मेहरा ने ध्यानपूर्वक विभिन्न ध्वनियों को अलग अलग करके धीरे धीरे उनका विश्लेषण किया। उसने अपने सबसे नजदीकी आवाज से शुरुआत की। सबसे पहले उसे 608 की आवाज सुनाई दी, जो उसके सबसे करीब थी। ऐसा लग रहा था कि एक अधेड़ उम्र का दंपति अपने बेटे के उत्तर में विश्वविद्यालय जाने के बारे में बात कर रहा था। टीवी पर समाचार प्रसारित हो रहा था। बगल वाले घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। न कदमों की आह थी, न किसी उपकरण के चलने की, न बातचीत की, न सांस लेने की। हालांकि पर्दों के फड़फड़ाने की आवाज आ रही थी। खिड़की और दरवाजा बंद होने चाहिए थे और मालिक अभी तक घर नहीं लौटा था। फिर उसने दिन में मिली गोलमटोल लड़की शर्मिला टंडन की आवाज सुनी। इसलिए उसने उसकी आवाज के स्थान को 706 के रूप में पहचाना। उसे पता था कि गोलमटोल लड़की का घर 706 नंबर पर ही है। आवाज से ऐसा लग रहा था कि गोलमटोल लड़की और उसकी माँ घर पर थी। उसकी माँ उसे नहाने के लिए कह रही थी, लेकिन वह अभी भी टीवी के सामने बैठकर कार्टून देख रही थी और हिलने से इनकार कर रही थी। 706 को स्थान मानकर जगत मेहरा ने सुनी गई आवाजों में अंतर करना जारी रखा और एक निष्कर्ष निकाला। जब उसे कदमों की आहट सुनाई देती थी, तो वह अपने घर की संरचना के साथ साथ अन्य संदर्भ ध्वनियों, जैसे नल चालू होने की आवाज, गैस चालू होने की आवाज, कप उठाने की आवाज और अन्य उपकरणों के चालू होने की आवाज का उपयोग करके यह निर्धारित कर सकता था कि दूसरा व्यक्ति घर में कहाँ है और यहाँ तक कि वह किस प्रकार की गतिविधि कर रहा है। साथ ही वह गंध का उपयोग अपने निर्णय में सहायता के लिए भी कर सकता था। उदाहरण के लिए, जब उसने कमरे संख्या 402 में किसी के खाना पकाने की आवाज सुनी,
तो गंध के साथ मिलकर वह यह पता लगा सकता था कि दूसरा व्यक्ति क्या पका रहा है। वह खाने के स्वाद का भी अनुमान लगा सकता था। इसके अलावा गंध और ध्वनि के आपसी सत्यापन से उसे स्थान का अधिक सटीक निर्धारण करने में भी मदद मिल सकती है। समय धीरे धीरे बीतता गया। बाहर से देखने पर पूरे मोहल्ले की बत्तियां धीरे धीरे बुझती जा रही थी। घरों की आवाजें और हलचलें भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। सुबह करीब 1 बजे जगत मेहरा ने अपनी आंखें खोली, जमीन से उठकर बैठ गया और अंगड़ाई ली। वह पहले ही आवाजों और गंधों का इस्तेमाल करके पूरी इमारत के हर घर में जा चुका था। हालांकि वह केवल 706 में मोटी लड़की शर्मिला टंडन से ही मिला था, जिसे वह नाम से जानता था और जिसे वह वास्तव में जानता था। उस रात उसने लगभग सभी को आवाज और गंध से पहचान लिया था। उसने कई रे भी जान लिए थे। बेशक जगत मेहरा ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वह दूसरों की निजता में दखल देना चाहता था, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वह प्रशिक्षण ले रहा था। जिस प्रकार मांसपेशियों का आकार बढ़ने के बाद उसने अपनी सहनशक्ति और चपलता को प्रशिक्षित करना शुरू किया, उसी प्रकार उसकी संवेदी क्षमताओं में तेजी से सुधार होने के बाद उसे अपने मस्तिष्क की संवेदी जानकारी को संसाधित करने की क्षमता को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी। यह 2 पेशेवर एथलीटों की तरह था जिनका वजन और मांसपेशियों की मात्रा लगभग समान थी। उनके द्वारा खेले जाने वाले अलग अलग खेलों और उनके द्वारा किए गए अलग अलग प्रशिक्षण के कारण उनके द्वारा बल लगाने का तरीका भी अलग था। स्वाभाविक रूप से उनके प्रयास के परिणाम भी अलग अलग होंगे। एक पेशेवर मुक्केबाज के मुक्के स्वाभाविक रूप से एक पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी के मुक्कों से अधिक भारी होंगे और समान स्तर के टकराव की स्थिति में एक पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी की बास्केटबॉल की चाल को पूरा करने की क्षमता निश्चित रूप से एक पेशेवर मुक्केबाज की तुलना में अधिक मजबूत होगी। इसलिए जगत मेहरा जानता था कि केवल अपनी इंद्रिय क्षमताओं को मजबूत करना व्यर्थ था। उसे अभी भी इस शक्तिशाली इंद्रिय क्षमता का उपयोग करना सीखने के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता थी। पहला चरण था ध्वनि और गंध के ऐसे नमूने एकत्र करना जो उसके पास पहले नहीं थे और एक डेटाबेस बनाना जो उसकी सूंघने और सुनने की सहज प्रवृत्ति का आधार बनेगा। वह पहले ही आधा काम पूरा कर चुका था। दूसरा चरण वह था जो वह अब कर रहा था। ध्वनि और गंध का उपयोग करके जगत मेहरा को आसपास के वातावरण और स्थिति का पता लगाने में मदद करना ही उसकी सुपर आई बन गई थी। हालांकि अब उसे किसी इमारत में घूमने में 5 या 6 घंटे लग जाते थे, लेकिन एक बार जब वह उससे परिचित हो जाता था, तो ध्वनि और गंध के आधार पर इमारत में किसी को भी तुरंत ढूंढने में उसे केवल 1 या 2 सेकंड लग सकते थे। वह अपने मस्तिष्क में पूरी इमारत की वास्तविक समय की होलोग्राफिक छवि भी बना सकता था। जगत मेहरा को पहले ही पता चल चुका था कि उसकी इंद्रियों के विकास के साथ साथ उसका मस्तिष्क भी विकसित हो रहा था। कम से कम अब, जब वह एक ही समय में कई ध्वनियों में डूबा होता था, तो उसे पहले की तरह मतली और चक्कर नहीं आते थे। अगली सुबह 7:30 बजे जगत मेहरा अपना स्पोर्ट्स बैग लेकर जिम जाने की तैयारी में निकल पड़ा। हालांकि यह जगह पिछली जिम से बहुत दूर थी और मेट्रो और फिर बस से वहां पहुंचने में उसे कम से कम 40 से 50 मिनट लगते, फिर भी उसने जिम बदलने का इरादा नहीं किया। आखिरकार उसने सदस्यता कार्ड के लिए आवेदन कर दिया था और कोई रिफंड नहीं मिलने वाला था। इसके अलावा उन्होंने बस से जाने की योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने सीधे दौड़ने की योजना बनाई थी। दौड़ने की प्रक्रिया भी एक तरह का प्रशिक्षण था। बाहर निकलने के बाद जगत मेहरा ने देखा कि 706 की शर्मिला टंडन भी बाहर जा रही थी। उसके पीछे एक गोलमटोल शरीर वाली युवती थी जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी। वह उसकी माँ ही होगी। बाल्ड हेड अंकल शर्मिला टंडन ने जगत मेहरा को देखते ही दौड़कर उनका अभिवादन किया। यह सुनकर उसकी माँ तुरंत शर्मिंदा हो गई। वह जल्दी से उसके पीछे गई और बोली, "ओह, मुझे माफ करना। बच्चों को आपसे बात करने का तरीका नहीं पता होता। आप 708 के नए किराएदार हैं ना? हम भविष्य में पड़ोसी बनेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना।" गोलमटोल लड़की दौड़कर लिफ्ट का बटन दबाने गई।
जगत मेहरा ने मामा शर्मिला से थोड़ी देर बात की और पता चला कि वे दरअसल इसी साल 706 नंबर के फ्लैट में रहने आए हैं। उन्होंने एक घर खरीदा है। शर्मिला टंडन के पिता एक निर्माण मजदूर थे और अक्सर घर पर नहीं रहते थे। शर्मिला की मां एक पूर्णकालिक गृहिणी थी। उनका मुख्य काम अपनी इकलौती संतान की देखभाल करना था। जगत मेहरा ने भी अपना संक्षिप्त परिचय दिया। उन्होंने बताया कि वे एक प्रोग्रामर हैं और 7 वर्षों से काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वे अभी भी बेरोजगार हैं। उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। हर यूनिट में 2 लिफ्ट थीं। जल्द ही नीचे जाने वाली लिफ्ट आ गई। एक यंग के साथ लिफ्ट का दरवाजा खुला। एक कुत्ते का सिर बाहर निकला और ऐसा लग रहा था मानो वह झपटा मारने ही वाला हो। लिफ्ट के दरवाजे पर खड़ी शर्मिला टंडन, जो अंदर जाने की तैयारी कर रही थी, चौंक गई। उसने 2 कदम पीछे लिए और लगभग गिर ही पड़ी। जगत मेहरा ने झट से हाथ बहाकर उसे पकड़ लिया। पीछे मुड़कर देखने पर पता चला कि लिफ्ट में 20 साल की एक युवती थी। वह अपने साथ एक वयस्क हस्की कुत्ते को लिए हुए थी। कुत्ता जाहिर तौर पर बहुत उत्साहित था। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही वह बाहर कूदना चाहता था। युवती एक हाथ से अपना फोन चला रही थी और लगभग उसे संभाल नहीं पा रही थी। पिंकी, पिंकी, रुकना, हिलो मत, महिला ने दोनों हाथों से कुत्ते को खींचते हुए जोर से चिल्लाया। हालांकि हस्की बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। लिफ्ट के बाहर खड़ी चबी गर्ल साफ तौर पर डरी हुई थी। वह सहमी हुई लग रही थी और जगत मेहरा के पैर से लिपट गई। एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। मामा शर्मिला उस महिला को जानती थी जो कुत्ते को लेकर आई थी। उन्होंने भौहें चढ़ाकर कहा, मिस यांग, आपके कुत्ते को सावधान रहना चाहिए। यह लिफ्ट बहुत छोटी है। कुत्ता इतना बड़ा है और बच्ची इतनी छोटी। अगर उसे काट लिया जाए या उस पर हमला कर दिया जाए तो क्या होगा? मिस यांग ने कुत्ते को खींचा और बिना सिर उठाए कहा, कोई बात नहीं। पिंकी बस बच्चों के साथ खेलना चाहती है। यह काटेगी नहीं। इसे आगे ले जा रही हूं। पिंकी, रुकना, बैठना, बैठना। मामा शर्मिला ने जाहिर तौर पर मिस यांग से पहली बार शिकायत नहीं की। उन्हें पता था कि इसका कोई फायदा नहीं है। उन्होंने लिफ्ट का बटन दबाया और जगत मेहरा से कहा, आप लोग पहले नीचे जाइए। हम अगली लिफ्ट का इंतजार करेंगे। जगत मेहरा ने चबी गर्ल का हाथ पकड़ा और दोनों साथ में लिफ्ट में चले गए। चबी गर्ल पहले तो थोड़ी डरी हुई थी और अंदर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जब उसने हस्की कुत्ते को देखा तो मिस यांग खुद को रोक नहीं पाई और अचानक मिस यांग के पीछे छिप गई। कुत्ते का सिर लिफ्ट की दीवार से सटा हुआ था और वह कांपता हुआ लग रहा था। जगत मेहरा ने मुड़कर मामा शर्मिला से कहा, कोई बात नहीं, हम साथ में अंदर आ जाते हैं। लिफ्ट का दरवाजा धीरे से बंद हो गया। लिफ्ट के अंदर जगत मेहरा ने गोलमटोल लड़की शर्मिला टंडन का हाथ पकड़ रखा था और वह मामा शर्मिला के साथ एक तरफ खड़ी थी, जबकि मिस यांग दूसरी तरफ अपने प्यारे कुत्ते पिंकी को पकड़े खड़ी थी। लेकिन इस बार हस्की पहले की तरह उत्साहित नहीं था। कुत्ता गेंद की तरह सिकुड़कर लिफ्ट के कोने से चिपका हुआ था, मानो लिफ्ट की दीवार में समा जाना चाहता हो। मिस यांग चाहे उसे कितना भी खींचती या चिल्लाती, कोई फर्क नहीं पड़ता था। हस्की नस्ल के कुत्तों को अक्सर हस्की इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्हें अक्सर दौरे पड़ते थे और वे मूर्खतापूर्ण गलतियां करते थे। इसके अलावा उनकी आज्ञाकारिता अपेक्षाकृत कम थी और उन्हें शरारत करना और घरों को तोड़ना पसंद था। अलास्का और समोएड के साथ मिलकर उन्हें स्लेज में 3 मूर्ख कहा जाता था। लेकिन वास्तव में चाहे वह हस्की हो या स्लेज डॉग की अन्य 2 किस्में, उनकी बुद्धिमत्ता कम नहीं होती है। स्लेज डॉग मूल रूप से साइबेरियाई चरवाहों द्वारा पाले गए कामकाजी कुत्ते हैं। बर्फ में स्लेज खींचते समय दिशाओं को पहचानने की उनकी क्षमता मनुष्यों से बेहतर होती है, इसलिए उन्हें अक्सर स्वयं निर्णय और चुनाव करने पड़ते हैं। इसलिए स्लेज डॉग बहुत आज्ञाकारी नहीं होते। इसका कारण यह नहीं है कि वे अपने मालिकों के आदेशों और इरादों को नहीं समझते, बल्कि इसलिए कि वे खुद को अपने मालिकों से ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं और अपने फैसले खुद लेना पसंद करते हैं।
और उनके मालिकों ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त व्हाट्सएप स्थापित नहीं किया है, या शायद वे जानबूझकर शरारत करना चाहते हो ताकि वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। मिस यांग के हस्की कुत्ते को स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं किया गया था। मालिक के रूप में उनका सम्मान करने की बात तो दूर, उसे डर था कि अगर वह उन्हें साथी के रूप में भी मानता तो भी उसका दर्जा खुद से नीचा ही होता। जगत मेरा जानता था कि हस्की अभी अभी चबी गर्ल पर हमला नहीं करना चाहता था, बल्कि सिर्फ उसके साथ खेलना चाहता था। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर उस पर हमला किया जाता है और आसानी से गिरने और चोट लगने की संभावना तो होती ही है, तो अकेले मनोवैज्ञानिक आघात भी हल्का नहीं होगा। कुत्ते को ठीक से प्रशिक्षित न करने के लिए मिस यांग ही जिम्मेदार है। लेकिन मिस यांग अपने पालतू जानवर को नियंत्रित नहीं कर सकती, जबकि जगत मेरा कर सकता है। पहले जब वह रात में गश्त लगाता था तो कभी कभी उसे आवारा कुत्ते, बिल्लियां या आधी रात में अपने कुत्तों को टहलाते हुए लोग मिल जाते थे। उस समय उसे एहसास हुआ कि जब तक वे बिल्लियां और कुत्ते उसे देखते रहते, वह अपनी सांस रोक लेता, अपनी मांसपेशियों को थोड़ा कस लेता और एक भयंकर आभा प्रकट करता। वे तुरंत पीछे हट जाते, भाग जाते या यहाँ तक कि जमीन पर लेट जाते, भले ही वह कुछ न करता। एक बार उनका सामना एक लैब्राडोर कुत्ते से हुआ जिसकी रस्सी उसके मालिक ने खोल दी थी। लैब्राडोर दौड़कर उन्हें सूंघने आया, लेकिन जब उन्होंने उसकी ओर देखा तो लैब्राडोर जमीन पर लेट गया और हिलने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा अगले दिन जब वे दोबारा मिले तो भले ही उसका गुरु उसका हाथ पकड़े हुए था, जगत मेरा को देखते ही वह तुरंत लेट जाता था। वह विनम्रता से अपना सिर नीचे कर लेता था और चाहे उसका गुरु उसे कितना भी खींचे, वह हिलने की हिम्मत नहीं करता था। जब जगत मेरा घर पर था तो उसने अपने खरीदे हुए खरगोश पर भी प्रयोग किए। खरगोश भी इतना डरा हुआ था कि कांप रहा था और गेंद की तरह सिकुड़ गया था।